आज रात हम चीन के ऋण संकट के बारे में बात करेंगे। यह देशों को बर्बाद कर रहा है और यह चीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। चीन दुनिया भर में उन अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगा रहा है जो मजबूत नहीं थी। विचार उनकी वफादारी को खरीदने का था। कुछ मामलों में इसने काम किया, लेकिन कई और मामलों में पैसा डूब गया। अब देश वापस भुगतान नहीं कर सकते हैं और चीन को नकदी की जरूरत है क्योंकि उसके अपने शहर कर्ज में डूब रहे हैं। हम यहाँ खरबों डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। अस्थिर ऋण, पैसा जिसे चीन वसूल करना चाहता है लेकिन विफल हो रहा है। इस कहानी के 3 भाग हैं। पहला भाग बेल्ट एंड रोड पहल है, जो शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। चीनी राज्य के लिए अपने ऋण जाल को बढ़ाने का भी हथियार। परियोजनाएं अटकी हुई हैं क्योंकि भागीदार देश अपने ऋण का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चीन को बेलआउट देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साल 2000 से 2021 तक चीन ने 128 बेलआउट दिए, जिसकी कुल कीमत $240 अरब थी, और इसमें से अधिकांश बीआरआई के लिए था। इन बेलआउट का बड़ा हिस्सा 2017 के बाद ही दिया गया। बीआरआई 2013 में शुरू हुआ। 2019 और 2021 के बीच चीन ने $104 बिलियन का बेलआउट दिया। बेल्ट और रोड परियोजनाओं की वजह से चीन का बैड लोन कई गुना बढ़ गया है। अब उन देशों को देखें जिन्हें ये ऋण मिले हैं: अर्जेंटीना, बेलारूस, इक्वाडोर, मिस्र, लाओस, मंगोलिया, पाकिस्तान, सूरीनाम, श्रीलंका, तुर्की, यूक्रेन और वेनेजुएला। ये देश अलग अलग महाद्वीपों में हो सकते हैं, लेकिन उनमें 2 चीजें समान हैं। 1, उन सभी को चीनी ऋण मिला और 2, उन सभी को आईएमएफ ऋण मिला। ये समानताएं आपको क्या बताती हैं? चीन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का शोषण कर रहा है। इससे उन पर और कर्ज चढ़ रहा है, और जोखिम स्पष्ट होने पर भी यह पैसा देता है। कोई भी बैंक इनमें से किसी भी देश को ऋण नहीं दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन चीन अपनी चेकबुक उन पर फेंक देता है, बावजूद वे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मामलों में चीन उन्हें अधिक नकद उधार देता है। अन्य मामलों में यह ऋण के कार्यकाल का विस्तार करता है। किसी भी तरह से ये अर्थव्यवस्थाएं कर्ज से लदी हुई है। उदाहरण: श्रीलंका और जाम्बिया। यह हमारी कहानी का भाग 2 है। श्रीलंका को हाल ही में आईएमएफ से बेलआउट मिला था। अब इसे अपने कर्ज का पुनर्गठन करना होगा, जिसका मतलब है कि सभी उधारदाताओं को कटौती करनी होगी। उधारदाताओं को अपने पैसे में से कुछ देना होगा। लेकिन चीन को यह विचार पसंद नहीं आया, इसलिए यह अभी तक पुनर्गठन योजना में शामिल नहीं हुआ है। श्रीलंका पर चीन का कितना बकाया है? 2022 के अंत तक $7.4 बिलियन। फिर हमारे पास जाम्बिया है, वही कहानी। देश चीनी कर्ज के विशाल ढेर के नीचे दब गया है, $6 बिलियन का कर्ज। श्रीलंका की तरह ही जाम्बिया को भी आईएमएफ बेलआउट की जरूरत है, और श्रीलंका की तरह ही चीन आड़े आ रहा है। जाम्बिया को अपने कर्ज का पुनर्गठन करना है, लेकिन चीन नई शर्तें थोप रहा है। पिछले महीने चीन ने कहा था कि विश्व बैंक को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर चीन इन देशों को कर्ज में राहत क्यों नहीं देता? क्योंकि इससे पैसे का नुकसान होगा और चीन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीन दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय लेनदार है। 2020 तक चीन ने लगभग $1.5 ट्रिलियन का कर्ज दिया है, और यह पैसा 150 से अधिक देशों में गया है। $1.5 ट्रिलियन का ऋण माफ करने की कल्पना करें। चीन इसे वहन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अपने शहर कर्ज के तले दबे हुए हैं। यह हमारी कहानी का तीसरा भाग है। चीन में स्थानीय सरकारों को नकदी की तत्काल आवश्यकता है। उनके ऊपर कर्ज का भारी बोझ है। मेरा मतलब करीब $5 ट्रिलियन से है। 2022 में चीन की स्थानीय सरकारों पर $5 ट्रिलियन से अधिक का ऋण था। अब वे नकदी जुटाने के नए तरीके तलाश रहे हैं। और नए ऋण का कोई सवाल ही नहीं है
क्योंकि बीजिंग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। चीन अपनी ऋण समस्या को ठीक किए बिना अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है और यह इस समय सरकार का शीर्ष फोकस है। शी जिनपिंग ने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी अहम जिम्मेदारी है चीन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, क्योंकि यह कर्ज का ढेर, यह हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो जाएगा।